हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही कम टाइम आप लोगों के पास में बचा है। अब जितना टाइम उसमें बचा है तो मेरे भाई उतने टाइम में मेरे भाई आप अपनी जो तैयारी है उसको मेरे भाई मजबूत लेवल से क्या कर दो मेरे भाई शुरू कर दो। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों एमएफआईएस का एक आयाम है? ऋण ब्याज दरें, शेयर बाजार में निवेश, क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा है कि कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है। सूक्ष्म वित्त संस्थान मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि सूक्ष्म वित्त संस्थान क्या होती है। जो मेरे भाई जो छोटे मोटे उद्योग धंधे भाई, ठीक है, छोटे छोटे कोई अगर उद्योग धंधे शुरू करना चाहता है तो उनको मेरे भाई क्या देता है, ये ऋण देता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस कौन सा है, ठीक है भाई, भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस यानी कि भाई सूक्ष्म वित्त संस्थान मेरे भाई आपका कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, सेवा बैंक है। उसका क्या नाम है मेरे भाई, सेवा बैंक है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं भाई इसकी स्थापना कब हुई थी सेवा बैंक की, तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम कौन सा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 तुम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आप लोगों से पूछा कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। बताओ भाई, नटवरी नृत्य शैली के बारे में आप लोगों से पूछा कि नटवरी जो नृत्य शैली है वो मेरे भाई किस नृत्य शैली से आपके संबंध रखती है। अब आपके सामने ऑप्शन मिला, कौन सा, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या फिर मेरे भाई आपके ओडिसी। तो नटवरी नृत्य के बारे में पूछा, इसका मतलब कथक आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर। सर कथक की मैं बात करता हूं तो यूपी का है, कहाँ का मेरे भाई, यूपी का। अगर मैं बात करता हूं कथक नृत्य के कलाकारों के बारे में, तो कथक नृत्य के कलाकार जो है बार बार लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरे भाई पंडित बिरजू महाराज। कौन मेरे भाई, पंडित बिरजू महाराज। इसके अलावा बात करें भाई पंडित अच्छन महाराज। ठीक है भाई, अच्छन महाराज। मैं बात करता हूं मेरे भाई लच्छू महाराज। किसके बारे में, लच्छू महाराज के बारे में। मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में, सुखदेव महाराज के बारे में। मैं बात करता हूं किसके बारे में, शंभू महाराज के बारे में। किसके बारे में, शंभू महाराज। मैं बात करता हूं किसके बारे में, सितारा देवी। मैं बात करूं किसके बारे में, दमयंती जोशी। किसके बारे में, दमयंती जोशी। मैं बात करता हूं किसके बारे में, कुमारी कमला। किसके बारे में भाई, कुमारी कमला। तो ये सारे के सारे मेरे भाई क्या है सर, ये कथक नृत्य के क्या है, कलाकार। तो नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंध रखता है, कथक नृत्य से संबंध रखता है। अगला सवाल है मेरे भाई, वित्तीय वर्ष क्या है। बताओ भाई, वह वर्ष जिसमें कर की दरों में वृद्धि की जाती है, सरकार के लिए एक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है, सरकारी राजस्व में घाटे वाला एक वर्ष है, सरकारी राजस्व में अधिशेष वाला एक वर्ष है। तो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, फटाफट से इस सवाल का राइट आंसर करो कि भाई वित्तीय वर्ष कौन सा है। ठीक है भाई, आप लोगों से पूछा है कि बताओ भाई वित्तीय वर्ष आप लोगों का कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, सर वित्तीय वर्ष किसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 2, सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला अवधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं भाई जो वित्तीय वर्ष वो आपका कब तक का होता है। ठीक है भाई, वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात करता हूं तो वित्तीय वर्ष मेरे भाई कब शुरू होता है और कब मेरे भाई आपका खत्म होता है। ठीक है, तो देखो 12 महीने की अवधि होती है आपके वित्तीय वर्ष में। ठीक है भाई, 12 महीने की अवधि होती है किसमें, वित्तीय वर्ष में। और वित्तीय वर्ष मेरे भाई आपका खत्म कब होता है, तो सर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को मेरे भाई क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है भाई, यानी कि 1 अप्रैल, मान लो 2024 में 1 अप्रैल को, ठीक है भाई 2024 में अगर मैं बात करता हूं तो 1 अप्रैल से तुम्हारा वित्तीय वर्ष शुरू हुआ होगा और 2025 में मेरे भाई आपका 31 मार्च को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाए। ठीक है, यानी कि आपने सुना भी होगा कि मार्च के महीने में क्या पेश करते भाई, बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई वित्तीय वर्ष क्या है, सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला एक वर्ष है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है मेरे भाई,
पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है। पुरुषों की जो हैंडबॉल होती है उसमें मेरे भाई उसका भार कितना होता है। आप लोगों से पूछा 325 से 375 ग्राम, 425 से 475 ग्राम, 525 से 575 ग्राम, 225 से 275 ग्राम। तो पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का वजन कितना होता है। आप बात करोगे 425 से 475 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो भाई लगातार बार बार एग्जामों में क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का वजन कितना होता है। 425 से लेकर 475 ग्राम होता है। ये भाई आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको मत भूलना भाई। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर पानीपत का तीसरा युद्ध। देखो भाई पानीपत, ठीक है भाई, मैं बात करता हूं किसके बारे में, पानीपत के बारे में। तो पानीपत हरियाणा में पड़ता है। पहली बात तो ये कंप्लीट। पानीपत में मेरे भाई कितने युद्ध हुए सर, अब तक जो है पानीपत में 3 युद्ध हो चुके हैं। एक तो मेरे भाई कौन सा, पानीपत का पहला युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा और पानीपत का तीसरा। पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा हुआ मेरे भाई 1761 में। तो तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, आप बोलोगे 1761 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, किसके बीच में भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहली लड़ाई हुई। मैं बात करता हूं भाई दूसरे युद्ध के बारे में, तो आप बोलोगे अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में भाई, अकबर और हेमू के बीच में तीसरी लड़ाई की बैठक 1761 की। अगर तीसरी लड़ाई की मैं बात करता हूं तो ये मेरे भाई किसके बीच में हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बारे भाई, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध आपका हुआ था। मैं बात करता हूं भाई पानीपत के पहले युद्ध में बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। दूसरे युद्ध में अकबर जीत गया, हेमू हार गया। तीसरे युद्ध में मराठा हार गए, अहमद शाह अब्दाली तुम्हारा जीत गया। तो 1761 क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल कहता है कि मेघालय की खालिस्तान जनजाति का साद मस्ती है यह विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। ठीक है भाई, बताओ तो मेघालय की कौन सी जनजाति के द्वारा, ठीक है भाई, मेघालय की कौन सी जनजाति के द्वारा मेरे भाई साद मस्ती है यह विजयी नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहारों के दौरान किया जाने वाला एक नृत्य है। खासी जनजाति या फिर मेरे भाई आपके जैंतिया वार या फिर मेरे भाई भोई जनजाति। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर तो हमारा खासी जनजाति होगा भाई। कौन सा, खासी। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मेघालय के बारे में। किसके बारे में भाई, मेघालय के बारे में। तो मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, आप बोलोगे कोनराड संगमा। क्या नाम है भाई, कोनराड संगमा। मैं बात करता हूं मेघालय के राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल का मेरे भाई क्या नाम है, आप बोलोगे CH विजय शंकर। क्या नाम है भाई, CH विजय शंकर जो है इनके राज्यपाल का नाम है। मैं बात करता हूं मेघालय के किसके बारे में भाई, मेघालय के अगर लोक नृत्यों के बारे में बात की जाए तो भाई आपको याद होना चाहिए, एक तो मेरे भाई इसके लोक नृत्यों में, ठीक है, एक तो लाहो के बारे में क्वेश्चन आता है भाई। कौन सा, लाहो। इसके अलावा मेरे भाई वांगला। कौन सा भाई, वांगला। इसके अलावा मेरे भाई सादसुक। कौन सा मेरे भाई, सादसुक। ठीक है भाई, ये सादसुक भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई डोरेगाटा। कौन सा भाई, डोरेगाटा। इसके अलावा मेरे भाई नोक्रेक। कौन सा मेरे भाई, नोक्रेक। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक बेहदी खलम और लिख लो भाई। कौन सा, बेहदी खलम। ठीक है, तो देखो भाई आप लोगों से क्या पूछा कि मेघालय की, ठीक है, खालिस्तान जनजाति यानी खासी जनजाति का जो है सादसुक मस्ती विजय नृत्य आपका होता है। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम कोनराड संगमा, राज्यपाल CH विजय शंकर, लोक नृत्यों में लाहो, वांगला, सादसुक, डोरेगाटा, नोक्रेक और मेरे भाई बेहदी खलम। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जामों में आपसे पूछी जा सकती है। अगर मैं तुमसे बात करूं कि मुझे बताओ नोक्रेक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाते हैं, तो नोक्रेक त्योहार भी मेरे भाई आपके खासी जनजाति का है। किसका मेरे भाई, खासी का। जैसे साद मस्ती खासी का है ना, उसी तरीके से नोक्रेक भी किसका है भाई, खासी जनजाति का। अगला सवाल भाई, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, फटाफट बता दो भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर बता दो भाई। ठीक है, अनटचेबल। तो मेरे भाई देखो मैंने आपको अनटचेबल के बारे में शायद कल भी बता दिया था कि अनटचेबल है, और एक दूसरी पुस्तक है मेरे भाई कौन सी, कुल्ली।
तो अनटचेबल की मैं बात करूं या मैं कुली की बात करूं, दोनों की दोनों पुस्तक किसकी भाई, मुल्कराज आनंद की। किसकी भाई, मुल्कराज आनंद की है, ठीक है। प्रेमचंद की पुस्तक एग्जाम में आती है भाई, ठीक है। एक तो कौन सी, गोदान, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई एक हमारी कौन सी, कफन, ठीक है। एक आपकी कौन सी है भाई, गबन। इसके अलावा मेरे भाई नमक का दरोगा, कौन सा भाई, नमक का दरोगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, ठीक है। दो बैलों की खता, दो बैलों की खता, दो बैलों की खता, ये सारे के सारे मेरे भाई किसकी पुस्तक है, मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। तो अनटचेबल और कुली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोल दोगे, सर मुल्कराज आनंद की पुस्तक है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, बताओ भाई। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा के बारे में आपसे पूछ ली, दरी, बर्मी, जोंगखा या फिर मेरे भाई आपके सिंगली, ठीक है। तो भाई देखो, मैं अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करता हूँ, किसके बारे में भाई, पड़ोसी देशों के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे भाई देखो, जो दरी है ना, दरी, ये मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरी है मेरे भाई किसकी, अफगानिस्तान की। दरी या पास्तो, दरी अगर ऑप्शन में ना मिले ना तो पास्तो ऑप्शन में मिलेगा। पास्तो भी मेरे भाई कहाँ की है सर, या तो दरी बोल दो या पास्तो बोल दो, दोनों की दोनों मेरे भाई कहाँ की, अफगानिस्तान की। बर्मी तो आप सभी को पता है भाई, बर्मा यानी कि म्यांमार की, बर्मी यानी कि बर्मा म्यांमार, ठीक है। जोंगखा आप बोलो कहाँ की है, भूटान की। सिंगली मेरे भाई कहाँ की है, श्रीलंका की। अब या तो सिंगली ऑप्शन में मिलेगा या तमिल ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। श्रीलंका में आपके तमिल भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। सिंगली भाषा या तमिल भाषा दोनों कहाँ पर बोली जाती है, श्रीलंका में बोली जाती है, ठीक है। तो मेरे भाई अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, दरी या पास्तो, दरी या पास्तो, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है, संसदीय कार्य मंत्रालय करवाता है, प्रधानमंत्री या फिर मेरे भाई आपके राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के दोनों सदनों का चुनाव आपने सुना होगा भाई किसके बारे में, सरला, ठीक है भाई, सरला। सैसे हो गया मेरे भाई आपका संसद, रैसे हो गया मेरे भाई राज्यसभा, और लैसे हो गया मेरे भाई आपका लोकसभा, ठीक है। संसद अनुच्छेद नंबर 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में, ठीक है। संसद के दोनों सदन का चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाए, ठीक है। निर्वाचन आयोग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो भाई ये भाग नंबर किस में है, भाग नंबर 15 में है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 324 में, किस में भाई, अनुच्छेद नंबर 324 में, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। उस कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप बोलोगे सर सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है भाई। मैंने देखो आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी के कलाकार, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी के कलाकार, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिस भी नाम के पीछे रेड्डी शब्द लग जाए कुचिपुड़ी का कलाकार होगा, जैसे कि पद्मजा रेड्डी। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था कि राजा रेड्डी आपको ऑप्शन में मिलेगा, या मेरे भाई राधा रेड्डी मिलेगा, ठीक है भाई, राधा रेड्डी, या फिर मेरे भाई आपको पद्मजा रेड्डी मिलेगा, या फिर मेरे भाई आपको यामिनी रेड्डी मिलेगा, ठीक है भाई, यामिनी रेड्डी मिलेगा, या फिर मेरे भाई आपको भावना रेड्डी मिलेगा, ठीक है भाई, भावना रेड्डी, ठीक है भाई। तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, ठीक है भाई, ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, ठीक है। ये सारे के सारे कलाकार किसके हैं मेरे भाई, आप बोलोगे ये तो कुचिपुड़ी के कलाकार है, ठीक है भाई। ये किसके कलाकार है मेरे भाई, कुचिपुड़ी के कलाकार है। बार बार जो है लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। भाई शंभू महाराज के बारे में पूछ लिया, बनारस घराने के हैं।
जयपुर घराने के हैं, लखनऊ घराने के हैं, या फिर मेरे भाई आपके रायगढ़ घराने के हैं। सारे के सारे बच्चे जो है इस सवाल का राइट आंसर कर दो भाई, ठीक है। शंभू महाराज को लेकर भाई बार बार लगातार जो है एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो शंभू महाराज की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो शंभू महाराज मेरे भाई कहाँ के हैं? आप बोलोगे सर शंभू महाराज तो हमारे लखनऊ घराने के हैं। कहाँ के मेरे भाई? लखनऊ घराने के हैं। ये क्वेश्चन जो है भाई बार बार एग्जामों में पूछा जाता रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किराना घराने के कौन है? सर किराना घराने से किसका संबंध पड़ता है? तो किराना घराने की अगर मैं बात करूं ना, तो मेरे भाई हमारे किसका संबंध पड़ेगा? अब्दुल करीम खान का। किसका मेरे भाई? अब्दुल करीम खान का संबंध किससे पड़ेगा? किराना घराने से। तो शंभू महाराज लखनऊ घराने के हैं। मैंने आपको बताया था कि शंभू महाराज मेरे भाई आपके कथक नृत्य के कलाकार है। किसके मेरे भाई? कथक नृत्य के कलाकार है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कठिन है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ना तो ये कठिन क्वेश्चन है, ना ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो, मंदिर प्रवेश आंदोलन, अगर हम नॉर्मल सी भी अगर मैं बात करता हूं, तो मंदिरों में प्रवेश की बात करता हूं या फिर कोई भी ढंग का सा काम हो, उसमें किन लोगों के प्रवेश के लिए मतलब ठीक है रोक लगाई जाती है? किन लोगों के प्रवेश के लिए रोक लगाई जाती है? सर ये जो हमारे समाज में चलता है ना, ऊंची नीची जात, ठीक है भाई, ऊंची नीची जात का ये जो सिस्टम हमारे समाज में चलता है, तो उन पर मेरे भाई क्या लगाती है? ठीक है, रोक लगाई जाती है। पुराने जमाने में, ठीक है, अब तो खैर कोई नहीं रोक लगाता, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा होता था कि मंदिर जैसी चीजें हो गई या फिर और भी कोई भी काम, तो ऐसे ये ऊंची नीची जात का वो जो सिस्टम होता है भाई, तो नीची जात के लोगों को मेरे भाई क्या लगाते, उनमें रोक लगाते थे, ठीक है। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन, सीधी सी बात है भाई, भीमराव अंबेडकर हमारा क्या होगा राइट आंसर। भाई हमने कभी नहीं सुना गया एनी बेसेंट पे रोक लगाई, महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है भाई। तो भीमराव अंबेडकर मेरे भाई, यानी कि जो SC ST कास्ट होती थी ना भाई, ठीक है, उन पर ऐसी प्रतिबंध लगाया जाता है पुराने टाइम पर, अब तो खैर नहीं है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर, आपने सुना होगा किसके बारे में? महाड़ सत्याग्रह के बारे में, ठीक है भाई। महाड़ सत्याग्रह के बारे में आपने सुना होगा, तो भीमराव अंबेडकर ने ही वो शुरू किया था। भीमराव अंबेडकर की बात करता हूं तो मेरे भाई संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है भाई। संविधान की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इसी भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करता हूं तो मेरे भाई इनकी पुस्तक है वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है भाई। इनकी पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है भाई। इनकी पुस्तक का नाम है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो महाड़ सत्याग्रह किसका हो जाएगा भाई? भीमराव अंबेडकर का आपका हो जाएगा। एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है ये, ठीक है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, जिन्होंने 1917 के, ठीक है भाई, कलकत्ता अधिवेशन की क्या की थी मेरे भाई? अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। आयरलैंड की रहने वाली थी, जहां से हमने क्या लिए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? बताओ भाई, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब, लक्षद्वीप, हरियाणा, या फिर मेरे भाई दमन और दीव, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर अब कई चीज आपके काम करेंगी। कुछ बच्चे हरियाणा आंसर कर सकते हैं और कुछ बच्चे मेरे भाई दमन और दीव आंसर कर सकते हैं। तो मेरे भाई देखो, मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। राज्यों में, ठीक है भाई, मैं आपसे बात करूं भाई, राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो आप क्या बोलोगे? सर वो तो हरियाणा का है। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो मेरे भाई वो किसका है? दमन और दीव का। लेकिन भाई यहाँ पर तो राज्य भी दे दिया और केंद्र शासित प्रदेश में, तो अब इन दोनों में लड़ाई होगी कि इन दोनों में से भी सबसे कम किसका है। तो हरियाणा का कितना है भाई? 879 है। कितना भाई? हरियाणा का 879 है। उससे भी कम किसका है भाई? दमन और दीव का, ठीक है। तो दमन और दीव का सबसे कम है भाई, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में बात करें, ठीक है भाई, पूरे इंडिया की मैं बात करता हूं तो दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम है। फिर चाहे वो आपका राज्य हो, चाहे फिर वो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो, ठीक है, दमन और दीव का सबसे क्या है? कम, ठीक है। मैं जैसे बात करूं भाई, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो आप क्या बोलोगे? सर स्टेट यानी कि राज्यों में तो किसका है मेरे भाई? केरल का।
और यूनियन टेरिटरी में किसका है मेरे भाई, आप बोलोगे पुद्दुचेरी का। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई इन दोनों में भी बताओ सबसे ज्यादा किसका है, तो इन दोनों में भी सबसे ज्यादा किसका है भाई, पुद्दुचेरी का। ठीक है भाई, केरल से भी ज्यादा है किसका, पुद्दुचेरी का। उसी तरीके से मेरे भाई हरियाणा से भी कम लिंगानुपात किसका है, दमन और दीव का। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला सवाल है भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है भाई, तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। अब देखो भाई, ये एक ऐसा टॉपिक बनता है भाई जो अलग से सेपरेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, कि बताओ किसने कहाँ का नेतृत्व किया था। ठीक है भाई, तो ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक बन जाता है भाई, बताओ कहाँ का नेतृत्व किसने किया था। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना भाई कि बताओ दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में, तो आप क्या बोलोगे, बहादुर शाह जफर ने। किसने भाई, बहादुर शाह जफर ने जो है नेतृत्व किया था। मैं बात करता हूं भाई कानपुर का नेतृत्व किसने किया, कानपुर का किसने किया था भाई, आप बोलोगे नाना साहब ने किया था। किसने भाई, नाना साहब ने। मैं बात करता हूं भाई इलाहाबाद का, किसका मेरे भाई, इलाहाबाद का, तो आप बोलोगे लियाकत अली। कौन मेरे भाई, लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में, बरेली के बारे में। ठीक है भाई, बरेली में किसने नेतृत्व किया, आप बोलोगे खान बहादुर ने। किसने भाई, खान बहादुर ने। ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे भाई झांसी में नेतृत्व, तो भाई खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। ठीक है भाई, रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने भाई, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था। मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में, लखनऊ के बारे में। ठीक है भाई, तो लखनऊ में किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। किसने भाई, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था। तो मेरे भाई बिहार में नेतृत्व किसने किया, आप बोलोगे कुंवर सिंह ने। किसने भाई, कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो दिल्ली में किसने किया, बहादुर शाह जफर ने, कानपुर में नाना साहब ने, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर, झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत, और मेरे भाई बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़े मेरे भाई, तो ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताओ भाई ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। सालमली खोलगड़े, पलक मुच्छल, तन्वी शाह है, शिल्पा राव। तो आप क्या बोलोगे, तन्वी शाह इसका क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाए। ठीक है भाई, तो ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तन्वी शाह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा इनमें से कौन सी है। ठीक है भाई, तो सौरव गांगुली की आत्मकथा के बारे में पूछा, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, द ड्रीम्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा भाई सौरव गांगुली की आत्मकथा मेरे भाई कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, सर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सौरव गांगुली के बारे में, तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ऑप्शन नंबर 3 तुम लोगों का क्या होगा भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, तो आप क्या बोलोगे, ये किसकी पुस्तक है भाई, बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक है। किसकी मेरे भाई, बिपिन चंद्र पाल की ये पुस्तक है। ये भी भाई बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं भाई ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। किसकी मेरे भाई, अभिनव बिंद्रा की पुस्तक का नाम है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। द ड्रीम्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ये पुस्तक किसके मेरे भाई, आप बोलोगे बिमल प्रसाद। ठीक है भाई, किसकी पुस्तक है भाई, बिमल प्रसाद की ये पुस्तक है, बार बार एग्जामों में पूछी जाती रही है। ठीक है भाई, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में, ठीक है, ठीक है, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स विपिन चंद्रपाल, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली, द ड्रीम्स ऑफ रिवॉल्यूशन बिमल प्रसाद की पुस्तक। ठीक है भाई, बिमल प्रसाद, या फिर हो सकता है कि आपको भाई ठीक है ऑप्शन में, ठीक है भाई बिमल प्रसाद, या फिर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आप क्या बोलोगे, जयप्रकाश नारायण। किसकी भाई, जयप्रकाश नारायण आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है भाई, तो लिखने वाला कौन था, सर लिखने वाला तो बिपिन चंद्र प्रसाद था, लेकिन ये लिखी किसके ऊपर थी, कि मेरे भाई ये जयप्रकाश नारायण के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि लिखने वाला तो बिमल प्रसाद था, लेकिन किसके ऊपर, स्टोरी किसकी मिलेगी इसमें, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है भाई, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को
कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है और बार बार, ठीक है भाई, बार बार जो है ये लगातार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, तो देखिए वह सबसे शक्तिशाली हथियार, ठीक है भाई, सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर ये तो अविश्वास, ठीक है भाई, अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है भाई, अविश्वास प्रस्ताव इसका क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाए। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई अब तक कितनी बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, तो अब तक की अगर मैं बात करता हूं तो भाई 28 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव संसद में आ चुका है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, बार बार जो है लगातार एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है, तो सर वो तो हमारा अविश्वास प्रस्ताव है। अब तक मेरे भाई 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आपके संसद में आ चुका है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का होगा राइट आंसर। प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा, ठीक है, असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब भाई देखो, असम की बात हो रही है, किसके बारे में, असम की बात हो रही है। ठीक है, अब चाहे मैं बिहू की बात कर लूं, ये भी असम का, बगुरुम्बा ये भी असम का, सत्रिया ये भी असम का, ओजापल्ली ये भी असम का, मैं बात करता हूं भाई देवधनी ये भी असम का, मैं बात करता हूं किसके बारे में, भोरताल के बारे में, ये भी असम का। ठीक है, तो लेकिन सुनील कोठारी, सुनील कोठारी का संबंध मेरे भाई किस डांस से है, तो सत्रिया नृत्य से क्या होगा भाई, संबंध। ठीक है भाई, सत्रिया नृत्य से इसका क्या होगा, संबंध होगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 उनका तो सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले जो बरसात होती है भाई, इसको किस नाम से जानते हैं, आम्र वर्षा। ठीक है भाई, ये आम्र है। ठीक है भाई, आम्र वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है, किसके नाम से भाई, आम्र वर्षा के नाम से जानता है। ये केरल और कर्नाटक के तट पर होती है। ठीक है भाई, केरल और कर्नाटक के तट पर यह बरसात होती है जिसको हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जामों में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो अगला सवाल ये है कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम खालिस्तान में स्थित है। तो भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर रहे हो, सर ये तो हमारे कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर है मेरे भाई, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, एक स्टेडियम आपका मेरे भाई ये पूछा जाता है कि बाराबाती स्टेडियम मेरे भाई कहाँ पर है, सर बाराबाती स्टेडियम ये हमारे उड़ीसा में है। ठीक है भाई, कलिंगा स्टेडियम के बारे में भी आ सकता है, तो कलिंगा स्टेडियम भी उड़ीसा में है। मैं बात करता हूँ भाई ईडन गार्डन के बारे में, तो ईडन गार्डन मेरे भाई कहाँ पर है, सर ये हमारे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है भाई, ईडन गार्डन मेरे भाई कहाँ पर है, सर ये हमारे पश्चिम बंगाल में। तो ये एग्जामों में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मेरे भाई कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। अगला सवाल है भाई, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, सर महाबोधि मंदिर के बारे में बात कर रहे हो, ये तो हमारे बोध गया में है। कहाँ पर मेरे भाई, बोध गया। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है, बोध गया में। मैं तुमसे बात करूँ कि बताओ, ठीक है, मैं तुमसे बात करूं भाई खजुराहो के मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है, तो आप बोलोगे खजुराहो के मंदिर तो सर मध्य प्रदेश में है। मैं बात करता हूं भाई मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मीनाक्षी मंदिर तो आप बोलोगे सर ये तमिलनाडु में है। मैं बात करता हूं किसके बारे में, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, सर ये हमारे, ये भी तमिलनाडु में है। मैं बात करता हूं भाई कोणार्क मंदिर के बारे में, ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर ये उड़ीसा में है। ठीक है भाई, मैं बात करता हूँ जगन्नाथ जी के मंदिर में, ठीक है, जगन्नाथ भगवान के मंदिर की, उड़ीसा में है। मैं बात करता हूँ भाई किसके बारे में, मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में। ठीक है भाई, तो ये हमारा कहाँ पर है, सर ये हमारा गुजरात में है। कहाँ पर भाई, गुजरात में। मैं बात करता हूँ मेरे भाई जो आपके जैन मंदिर भाई, ठीक है, जैन मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर जैन मंदिर की बात करो चाहे पुष्कर जी के मंदिर, कौन सा मेरे भाई, पुष्कर जी। ठीक है भाई, पुष्कर जी की मैं बात करूँ तो जैन मंदिर और पुष्कर जी दोनों मेरे भाई कहाँ पर है, आप बोलोगे सर ये राजस्थान में है। कहाँ पर मेरे भाई, राजस्थान में। मैं बात करता हूँ मेरे भाई एटलस मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है, तो एटलस मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है, सर ये हरियाणा में है। कहाँ पर मेरे भाई, हरियाणा में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है भाई, सारी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए एग्जामों में जाने से पहले। ठीक है भाई,
कि खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, जगन्नाथ उड़ीसा, मोढेरा गुजरात में, जैन मंदिर पुष्कर जी राजस्थान में, एटलस मंदिर हरियाणा में। ये सारी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए, बार बार लगातार जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती रही है। ठीक है, लास्ट सवाल मेरे भाई आपके सामने है, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? ठीक है भाई, यानी कि इनमें से किसका जन्म मेरे भाई पश्चिम बंगाल में हुआ था? बप्पी लहरी का, ओपी नैयर का, इलाया राज का, या फिर मेरे भाई नौशाद का। ठीक है, तो किस हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में? तो आप बोलोगे बप्पी लहरी का जन्म मेरे भाई कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये थे भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।